चलिए हम साइंस के एनसीईआरटी क्लास 8 के 4th चैप्टर है। चैप्टर के नाम है पदार्थ। इसमें धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि से कुछ ऐसे पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ सारणी में दिए गए हैं: आयरन, कोयला, सल्फर, एल्युमिनियम, तांबा। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु के हैं? जैसे सारणी 4.1 में विशेष पदार्थ धातु अधातु है और धातुओं का अधातु में से अंतर उन्हीं के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण करिए कि चम्मच और कठोरता भौतिक गुण हैं। देखते हैं धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन धातुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या लकड़ी के लट्ठे की पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा कर सकते हैं? क्रियाकलाप से देखें तो एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्युमिनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए और लोहे की कील लेकर उसे हथौड़ा द्वारा पीटिए और इस पर ध्यान दीजिए। परिक्रम में आप स्वयं को चोट न पहुंचाएं और जोर से पीटने का प्रयास कीजिए। एल्युमिनियम के तार पर भी जोर से चोट लगाइए और इसी प्रकार प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए और अपने परीक्षणों को सारणी में लिखिए। लोहे की कील, कोयले का टुकड़ा, एल्युमिनियम की तार और पेंसिल की आकृति में चोट करने पर आकृति में क्या परिवर्तन हुआ? तो आपने देखा कि लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया है। यदि उन्हें अधिक सख्ती से पीटा जाए तो उन्हें सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे और आप एल्युमिनियम या पन्नी यानी पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग में भी अवश्य परिचित होंगे। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाती है और यह धातुओं का अभिलक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा कि कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्या हम उन्हें धातु कह सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? कुछ अन्य अनुभव की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाए जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं। इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालक के विषय में क्या कह सकते हैं? आपने यह विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते देखा होगा और उसका हत्था किस प्रकार का होता है? आइए कुछ जानते हैं। क्रियाकलाप से सब देखें, याद करिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। यह परीक्षण करते हुए विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है आपने क्लास 6 में पढ़ा था। इसमें विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए। परीक्षण लीजिए कि इन पदार्थों को सुचालकों और कुचालकों में वर्गीकृत कीजिए। आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक हैं जबकि गंधक और कोयला कुचालक हैं। पहली कहती है ओ अपने अनुभव स्मरण करने के फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाता है कि इन धातु, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। यह हमने क्लास 6 में पढ़ा था। आप एल्युमिनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? और क्या आपने कोयले की तारें देखी है? निम्नलिखित रूप से नहीं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है वो तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की सीट यानी प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि में अंतर ध्यान कीजिए और यदि नहीं तो आप अब प्रयास कर सकते हैं।
क्या आप उत्पन्न ध्वनि में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी है? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निदान ध्वनि उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो सामान्य दिखने वाले डिब्बे हैं और जब लकड़ी से निर्मित एक दूसरे धातु से, और क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना होता है? क्योंकि धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतया ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। धातुओं के उदाहरण है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम होते हैं तथा दिखने में मलिन है। ये हथौड़े की लकड़ी चोट से टूटकर चूर हो जाती है और ध्वनिक नहीं है और यह ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। सोडियम और प्लास्टिक धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी यानी पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है। और धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण देखें। धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण, तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया देखेंगे हैं। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण कीजिए और अपने क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन की क्रियाकलाप किया है और आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करिए। और आयरन का सूत्र होता है Fe+ ऑक्सीजन का O2 होता है प्लस जल का स्रोत होता है H2O। फिर में ये क्या होता है, उसके बाद मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या होता है क्रियाकलाप से देखिए। आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति का जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग के इकट्ठा करिए और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है और लटकन को अच्छी तरह हिलाइए और विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पात्रों में कीजिए। आप क्या देखते हैं, विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? पहली कहती है क्या कॉपर में भी जंग लगता है? मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की सी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रॉक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अभिक्रिया निम्नलिखित है। NO2Cu + H2O + CO2 + O2 के CuO4 होता है प्लस CuCO3 होता है। नम वायु का ये गुण है। और जब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए और मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति के जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। और विलयन अम्लीय है या क्षारीय, आप इसके लिए किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है और इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय हो जाती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आइए अब धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करें। क्रियाकलाप के हिसाब से देखें। चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म कीजिए। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध न हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं और इसी के चारों ओर एक धातु का तार लपेटिए, जैसे कि चित्र हमने 4.4a में दिखाया गया है। जैसे कि
सल्फर जलना प्रारंभ होता है तो चम्मच को एक गैस जार अथवा कांच के गिलास में ले जाइए और गिलास को एक ढक्कन में ढक कर दीजिए और जिससे बनने वाली गैस बाहर न जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए और गिलास में थोड़ा सा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक लीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए और विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पात्रों से करिए। सल्फर ऑक्साइड की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया निम्न प्रकार के दी जा सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल के सल्फ्यूरिस अम्ल होता है, दोनों का मिश्रण से सल्फ्यूरिस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्रयोगशाला में काम करने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद कीजिए जो अपने क्लास 7 में पढ़े थे और उनके नाम सारणी में लिखिए और उनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु की पहचान कीजिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं। जल के साथ अभिक्रिया देखें तो आइए देखें धातु और अधातु किस प्रकार जल में अभिक्रिया करते हैं। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है और यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल से संचित रखा जाता है। इसके लिए शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित किया गया था। उसके बाद इसे देखें, एक 250 ml का बीकर कांच का गिलास लीजिए और इसे आधा जल से भर लीजिए और अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा लीजिए। इसे फिल्टर पात्र का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए और फिर रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लीजिए और रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए और सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। परीक्षण लेते समय बीकर से दूर रहे और जब अभिक्रिया बंद हो जाए बीकर को छुइए और आप क्या अनुभव करते हैं? क्या बीकर गर्म हो गया है? विलयन का लाल और नीले लिटमस पात्रों से परीक्षण कीजिए। विलयन अम्लीय है या क्षारीय? सोडियम के जल से अभिक्रिया। आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसे नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु से बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रहने पर यह आग पकड़ लेता है और फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। अम्लों से अभिक्रिया करें। आइए देखें धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो सावधानी पूर्वक परख नली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए और परख नली पकड़ने के लिए परख नली होल्डर का प्रयोग कीजिए। नमूने पृथक परख नलियों में लीजिए और उन्हें यहाँ सारणी में जो दिया गया है वो नमूने परख नलियों में लीजिए और उन्हें A, B, C, D, E और F से चिन्हित कर दीजिए और ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए और अभिक्रिया का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो परख नली को हल्का गर्म कीजिए। प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लगाइए और यदि यही क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराइए और अपने परीक्षणों को सारणी 4.5 में लिखिए। क्या धातु और धातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? परख नली के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पंप ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है? आपने पाया होगा कि धातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा होगा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। उसके बाद क्षारों से अभिक्रिया देखें।
तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय सावधानी बरतिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकियाओं और प्लास्टिक स्पैचुअल से पकड़े और एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन उसकी 3 से 4 टिकिया 5 ml जल में घोलकर बनाइए और इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा लीजिए और जब एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के निकट रखिए। ध्यान से देखिए और परीक्षण कीजिए। पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है? और पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। उसके बाद विस्थापन पर अभिक्रिया देखें। सल्फर कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप के याद करिए जो आपने क्लास 7 में किया था। और आइए उस प्रकार की कुछ अभिक्रिया देखें। तो 100 मिली के 5 बीकर लीजिए और उन्हें A, B, C, D और E पर चिन्हित कीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल मिलाइए और प्रत्येक बीकर में जैसे चित्र में दर्शाया गया उस पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल बनाइए। बीकर ए में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा मिलाइए। उसके बाद बीकर बी में कॉपर सल्फेट प्लस लोहे की कील मिलाइए और बीकर सी में जिंक सल्फेट प्लस तांबे की छीलन मिलाइए। और उसके बाद बीकर डी में आयरन सल्फेट प्लस तांबे की छीलन इसमें भी मिलाइए। उसके बीकर ई में जिंक सल्फेट प्लस लोहे की कील मिलाइए। बीकर को बिना छेड़े कुछ समय तक रख दीजिए और अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में रिकॉर्ड कीजिए। आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तित देखा है? आपने पढ़ा है कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक और जलीय विलयन के विस्थापन करता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर की विस्थापित करता है और इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये नीला होता है। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर जिंक सल्फेट रंगहीन होता है और कॉपर सल्फेट नीला होता है और प्लस जिंक और उसके बाद जिंक सल्फेट ये रंगहीन है प्लस कॉपर। आप इस प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं। पहली कहती है मैंने बीकर ए और बी में होने वाली अभिक्रिया को समझ लिया है, परंतु मैं अभी भी भ्रमित हूँ कि सी, डी और ई में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। तो बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता है। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता है। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। परंतु क्यों? जब बीकर ए में जिंक कॉपर और प्रतिस्थापित कर सकता है तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता? याद रखिए कि विज्ञान मनमाना नहीं होता और यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। और यहाँ नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है और एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। आप सब समझ गए होंगे कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रिया क्यों संपन्न नहीं हुई और क्या आप जिंक आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से क्रम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं। धातु और अधातुओं का उपयोग देखें। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान और रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक जो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा सकते हैं। हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगाएंगे। अधातुओं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिससे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं।
दूसरा अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों के पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। और पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु। आप अपने अनुभवों से धातु और अधातुओं के कुछ उपयोग जोड़ सकते हैं। पहली कहती है, मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, यह उनमें किस प्रकार में पाया जाता है? बुझो कहता है, डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की एक कमी बताई है। और मेरे शरीर में आयरन कहाँ से है? कुछ तथ्य आपने क्लास 6-7 में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा वैद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो वह तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों के तत्व के परमाणु अप्रभावित हो जाते हैं। और उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होते हैं। यदि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं और इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। और अधातु के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु है, 20 से कम अधातु है। कुछ उपधातु है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण हैं। प्रमुख शब्द परमाणु चालक, विस्थापन अभिक्रिया, तन्यता, तत्व कठोरता, आघात वर्धनीयता, धातु, उपधातु, अधातु, ध्वनिका।